हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 7 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ग्रीन क्रैकर्स। देन हम देखेंगे तंजानिया के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बना है इसके बारे में देखेंगे, राधानगर बीच जो है ये काफी न्यूज में रहा है इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे रिसेंटली रिलीज्ड 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to green crackers developed in India, consider the following statements. So यहाँ पर भारत में विकसित किए गए जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर फॉर्मुलेटेड बाय कंप्लीटली रिमूविंग ऑल मेटेलिक सॉल्ट्स टू एलिमिनेट साउंड एंड लाइट। And second, they utilize potassium nitrate and zeolite to reduce the emission of particulate matter. And third, every authentic green cracker must carry a QR code for tracking and certification. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडिया में विकसित जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनसे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So green crackers do not eliminate light and sound. They have designed to produce the same festive effect with 30 to 40% less pollution. So they do not remove all metallic salts, but they specifically replace barium nitrate with safer alternatives. And these crackers use alternative chemicals like potassium nitrate and strontium salts. So some variants use zeolite, which acts as a molecular sieve to absorb dust and gases, significantly lowering the emission of particulate matter and harmful gases like sulfur dioxide. So, to combat the sale of fake crackers, the CSIR and NERI, जिसे हम नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, mandate includes a QR code on the packaging, and scanning this code allows consumer and authorities to verify the manufacturer and ensure the crackers meet the prescribed emission standards. इसके तहत जो तीन मेन कैटेगरीज हैं वो है SWAS जो कि है सेफ वाटर रिलीजर, सेकंड है स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर, एंड थर्ड वन इज सफल जो कि है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योग्राफी ऑफ तंजानिया। यहाँ पर जो तंजानिया की ज्योग्राफी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तंजानिया इज बॉर्डर्ड बाय द थ्री लार्जेस्ट लेक्स इन अफ्रीका एंड द लेक्स आर विक्टोरिया, टंगानिका एंड न्यासा। And second, the East African Rift system creates a single continuous valley across the center of the country. And third, Mount Kilimanjaro, located in Tanzania, is the highest peak on the African continent. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है तंजानिया का जो भूगोल है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So Tanzania's geography is defined by its dramatic physical features, and the country is uniquely situated between the Lake Victoria from north, Lake Tanganyika from west, and Lake Nyasa from south. So these lakes are central to the region's ecology and economy. Mount Kilimanjaro is an extinct volcano that rises to 5,895 meters, making it the highest point in Africa. The East African Rift System does not create a single continuous valley but rather divides it into two distinct branches within Tanzania. So, the Western Rift Valley and the Eastern Rift Valley. This geological activity has created scenic depression, fertile volcanic soils, and unique ecosystems like the Ngorongoro crater. And the country's topography is dominated by the plateaus, with most of the land situated above 200 meters. The presence of the rift system also contributes to the country's hydroelectric potential. इसके साथ ही अगर हम तंजानिया के बारे में और बात करें तो इसको ऑफिशियली यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जाना जाता है और ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। And this country, Tanzania, is bordered by Uganda to the northwest, Kenya to the northeast, and the Indian Ocean to the east, Mozambique and Malawi to the south, Zambia to the southwest, and Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo to the west. तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दारे सलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Bureau of Indian Standards functions under which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको बताना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहां देख सकते हैं। So the Bureau of Indian Standards has published standards for medical assistive technologies under the National List of Essential Assistant Products Initiative। BIS की बात करें तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। इसका एम है इंश्योर करना स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया। So it represents India in the International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission. So ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय गर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has been declared as the country's first paperless judiciary state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है।
आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये घोषित किया गया है सिक्किम राज्य को। आप देख सकते हैं। So Sikkim has officially been declared as the country's first paperless judiciary state during a conclave in Gangtok. And the announcement was made by the Chief Justice of India, Suryakant, at a special conclave held at Gangtok. So Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang termed this transition a historic step towards building a faster, transparent and technology-driven justice system. So, the integration of technology into the justice system includes initiatives like e filing and digital case management, and these digital initiatives are expected to make justice delivery more efficient, accessible, and inclusive. And this move aligns with India's progress towards the vision of Viksit Bharat 2047. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which of the following locations was the world's largest underwater national flag unfurled, earning a Guinness World Record for the Andaman and Nicobar Islands? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा जलमग्न राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके लिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं राधानगर बीच, मरीना बीच, कोवलम बीच या फिर जुहू बीच। आपको बताना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग जो अनफ्लरल किया गया है वो कहां पर किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया गया है राधानगर बीच पर। आप देख सकते हैं। The Andaman and Nicobar Islands achieved a Guinness World Record by successfully unfurling the world's largest underwater national flag at Radhanagar Beach, located on Swaraj Deep, जिसको formerly Havelock Island के नाम से भी जानते हैं। So the massive tricolor deployed in the sea measured roughly 60 by 40 meters, and the record was officially verified by the Guinness World Records adjudicator Rishi Nath, who handed the certificate to Lieutenant Governor D.K. Joshi. So, over 200 divers participated in this highly coordinated effort, and this included young participants like school students. And the operation was a joint effort involving the Andaman and Nicobar Police, Forest Department, Indian Navy, Indian Coast Guard, and several local scuba diving centers. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's rank out of 180 countries on RSF's 2026 World Press Freedom Index? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है RSF के 2026 के जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हैं उनमें 180 देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 142nd, 150th, 157th या फिर 161। और 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 157। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहां देख सकते हैं
India has been ranked 157th out of 180 countries in the World Press Freedom Index 2026 released by Reporters Without Borders. So, the journalism watchdog, formerly known as Reporters Sans Frontiers, states that the average score of all 180 countries and territories in its index has reached its lowest level in 25 years. सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर है नॉर्वे और ये 10th कंसेक्यूटिव ईयर है जब नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर रहा है। सेकंड प्लेस पर है नीदरलैंड्स, थर्ड एस्टोनिया, फोर्थ डेनमार्क एंड फिफ्थ इज स्वीडन। इसके साथ ही जो बॉटम 5 कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वो कंट्रीज हैं इरिट्रिया, इरिट्रिया 180 नंबर पे है, देन नॉर्थ कोरिया 179, चाइना 178, ईरान 177 एंड देन सऊदी अरब 176। आप ध्यान रखेंगे 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 157 और ये पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो इसमें गिरावट देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आर रेगुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो हैं ये किस संस्था के द्वारा विनियमित की जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्डन रिसीट्स हैं वो रेगुलेट की जाती हैं सेबी के द्वारा। आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स एज अ न्यू ट्रेडिंग सेगमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स आर dematerialized securities representing ownership of physical gold held in demat accounts. So the underlying gold is stored in Securities and Exchange Board of India regulated vaults, and the SEBI registered vault manager ensures safe storage and standardization. So each EZR is backed by the actual gold, ensuring authenticity, and physical gold is deposited and converted into EZR units, which are tradable on exchanges. Investors can reconvert EGRs into physical gold. सो सेबी की बात करें तो इसको हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको स्टैब्लिश किया गया 1988 में और बाद में इसको स्टेट्यूटरी पावर दिया गया 1992 में। आप ध्यान रखेंगे सीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं तुहिन कांत पांडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हेल्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर जो सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ वो कहां पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं द कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टाइटल्ड एक्सपेंडिंग न्यूरल फ्रंटियर्स एंड इट्स स्ट्रेटेजिक implications was inaugurated by Anil Chauhan in New Delhi. So it was jointly organized by the Headquarters Integrated Defense Staff and the Center for Joint Warfare Studies.
And the event brought together military leaders, scientists, policymakers, academia, and startups to discuss brain computer interface defense and civilian applications. So, this conference emphasized collaboration to harness BCI for national security, operational efficiency, and societal benefits. तो आप ध्यान रखेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।